तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज वीक का नया दिन, शुरुआत मंडे, पहला दिन। उम्मीद है आप लोगों का संडे अच्छा गुजरा होगा। हमारे कुलीग कैमरामैन विनोद शिकारपुरी की अब तबीयत ठीक है, लगातार बात हो रही है और मस्त है। संजय शर्मा जो दूसरे साथी, वो भी हॉस्पिटल से अब घर पहुंच चुके हैं, ठीक ठाक हैं। और विनोद शिकारपुरी के बाद मैंने भी सैटरडे टेस्ट कराया, रिपोर्ट आ गई और नेगेटिव है, तो सभी कुछ ठीक ठाक है। कैमरामैन हमारे आज वकार साहब पीछे हैं, कहानी उन्हीं के उनमें आपको रिकॉर्ड हो रहा है और सुनाया जा रहा है। आज की कहानी कई सवाल सोचने पे मजबूर कर देती है, बल्कि जब इस कहानी पे मैं रिसर्च कर रहा था तो इसके बारे में कुछ चीज़ें खुद ही मन में आया। एक ये, हम अक्सर सुनते हैं कि इंसान परेशान है या कई और बीमारी, बाकी इतनी सारी चीज़ें, और उसके बाद सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है। क्या जानवर भी खुदकुशी करते हैं? क्या परिंदे, पक्षी, इन लोगों के अंदर भी खुदकुशी की सोच होती है, या वो वाकई सुसाइड करते हैं, या सिर्फ इंसान है जो सुसाइड करते हैं? क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन कई बार इंसान अपनी मौत खुद चुनता है और ख़ुदकुशी के ज़रिए हम अक्सर ये खबरें पढ़ते रहते हैं। तो यहीं से एक सवाल आया कि क्या जानवर भी खुदकुशी करते हैं? अगर आप में से कुछ लोग इसकी कोई कहानी या कोई मिसाल हो तो ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे सामने ये अजीब सी बात है कि बड़े उस वक्त ख्याल आया जब मैं इस कहानी पर रिसर्च कर रहा था कि एक इंसान, कहते हैं इंसान से ख़तरनाक दिमाग किसी का नहीं होता। इंसान खुदकुशी करने की सोच सकता है, करता है, लेकिन जानवर कैसे सोच सकते हैं, कर सकते हैं? आखिर उनमें ऐसी क्या चीज़ें होती? तो इस पर और भी मैंने रिसर्च किया, तो उसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी, कुछ लोगों की राय ये है कि जानवर खुदकुशी नहीं करते। एक जाने माने इटली की कैग्लियारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं एंटोनियो प्रेती, ये कहते हैं कि जानवर के अंदर खुदकुशी करने का ख्याल ही गलत है। करीब 40 सालों में इन्होंने न जाने कितनी किताबें पढ़ी, रिसर्च की, किताबें लिखी, और उन सब के बाद उनका ये कहना है कि कभी भी जानवर जानबूझकर अपनी जान नहीं देते। जानबूझकर जान नहीं देते, इसका मतलब वो खुदकुशी नहीं करते। हालांकि एक दो बार, कई बार ऐसे हुआ था कि बहुत सारे चूहों के किस्से सुने होंगे, जो एकदम झुंड में चूहे चलते हैं और उसके बाद पहाड़ी के ऊपर खाई से नीचे गिर जाते हैं। तो उनका कहना है कि दरअसल उन्हें पता ही नहीं होता कि कब कहाँ पे से वो गिर रहे हैं, और इसलिए उसको सुसाइड के तौर पर देखना या समझना वो गलत होगा। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ एक अमेरिकी एक्सपर्ट्स हैं, बारबरा किंग, वो कहती हैं कि फ़िलहाल अभी तक जानवरों के दिमाग को ठीक से स्टडी नहीं किया जा सका है, जिसके बल पे हम कोई दावा कर सकें कि जानवरों में खुदकुशी या सुसाइड करने की सोच होती है या नहीं है। तो एग्जैक्ट जवाब देना कि जानवर खुदकुशी नहीं कर सकते या जानवर खुदकुशी कर सकते हैं, इस बारे में कुछ कहना थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल है। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आज की ये जो जानवर खुदकुशी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस पे 1960 में पहली बार दुनिया का ध्यान दिलाया गया था। और ये कहानी इसलिए हैरत अंगेज है कि पक्षी और परिंदों का पूरा एक झुंड एक ख़ास इलाके में हिंदुस्तान के पहुंचता है और एक ख़ास वक्त पर 2.5 से 3 घंटे के अंदर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में सुसाइड कर लेता है। अब इसे कौन मानेगा कि ख़ास वक्त, ख़ास महीना और ख़ास मौसम, और उस दौरान में सैकड़ों हज़ारों पक्षी आते हैं और एक साथ सामूहिक खुदकुशी करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो ये कैसे है, क्या है इसके पीछे राज? इसको लेके बहुत सारी बातें हुई, बहुत अलग अलग वक्त में रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने भी अपनी तरफ से इसकी छानबीन की, बल्कि यहाँ तक कि भारत सरकार ने एक एक्सपर्ट्स को भेजा इस इलाके में कि आप पता करके आइए कि इस कहानी के पीछे का सच क्या है। कि ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन आज भी पुख्ता तौर पर या दावे से कोई ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर इस सामूहिक या मास सुसाइड का सच क्या है। क्यों परिंदे, पक्षियाँ यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में खुदकुशी करते हैं, वो भी एक ख़ास मौसम में, एक ख़ास महीने में, एक ख़ास वक्त पर? तो उसी की ये कहानी है। कहानी है असम के पास एक जगह है जातिंगा, आप लोगों ने से बहुत सारे नाम सुना होगा, और ये साउथ असम में है, दक्षिण असम में है ये जगह, और ख़ासतौर पे इसे कहते हैं दीमा हासो डिस्ट्रिक्ट। तो दीमा हासो डिस्ट्रिक्ट में एक घाटी है, एक पहाड़ी घाटी है,
बहुत खूबसूरत घाटी है ये कहते हैं। और ये आपको अगर आप गुवाहाटी से जाएंगे तो करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। करीब अराउंड 350 किलोमीटर पड़ता है। जतिंगा वैली, ये वैली अपने आप में इसलिए मशहूर और बहुत खूबसूरत है कि यहाँ पे एक तो संतरे की यहाँ पे बड़े पेड़ है और संतरे के लिए बहुत मशहूर है, और कुदरती खूबसूरती है, झील हैं, झरने हैं, पहाड़ है। तो ये जातिंगा, अब इस जातिंगा में एक और ख़ास चीज़ है कि इलाका ऐसा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जाना और वो मुश्किल भी है, कई ख़तरे भी हैं। इसीलिए जातिंगा में रात को एंट्री बैंड है। कोई भी आम शख्स, आम आदमी इस गांव में, इस वैली में रात के वक्त दाखिल नहीं हो सकता। बाकायदा साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि आप रात में यहाँ नहीं आ जा सकते। 1960 से पहले इस जतिंगा वैली में जो लोग रहते थे उन्होंने अचानक बताना शुरू किया कि मानसून के बाद वो जब सुबह सोकर उठते तो देखते कि चारों तरफ परिंदों की, मुर्दा परिंदे पड़े हुए हैं और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, और कई कई दिन तक होता। तो शुरुआत में ये था कि उस वक्त लोग ये समझते थे कि कुछ भूत प्रेत का साया है और शायद उसी वजह से ये सारे परिंदे पक्षी मर रहे हैं। धीरे धीरे वक्त बीता, बात इधर उधर फैलती चली गई। कुछ जो सैलानी टूरिस्ट थे उन तक ये बात पहुंची। तो अब जतिंगा वैली वैसे खूबसूरती के लिए घूमने आते थे, बाद में लोग इस पक्षियों की मौत के लिए चले आने लगे कि आखिर क्या है यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कोई इसका जवाब नहीं मिला। 1960 में कुछ लोगों ने कोशिश की, कुछ साइंटिस्ट ने, और बड़े पैमाने पे वहाँ गए, और तब पूरी दुनिया के सामने ये खबर आई पहली बार कि हिंदुस्तान में एक ऐसा जगह, एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी वैली है जहाँ पे परिंदे सामूहिक तौर पर सुसाइड करते हैं। अब इन चीज़ों ने लोगों को चौंकाया, बहुत सारे इसको लेके बात हुई, लेकिन बाद में बहुत सारी स्टडी हुई, बट कोई इसका पुख्ता जवाब नहीं मिला। पूरी कहानी फिर जो सामने धीरे धीरे छन कर आनी शुरू हुई वो ये थी कि ये जो इलाका है जतिंगा वैली है, जतिंगा गांव दक्षिणी असम में, जैसे ही मानसून ख़त्म होता और ख़ासतौर पर सितंबर के बाद, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने के अंदर अचानक यहाँ पे परिंदों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और टाइमिंग भी है बाकायदा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक तो महीना मानसून ख़त्म हुआ और उसके बाद सितंबर के एंड से और अक्टूबर से शुरू, और नवंबर के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल ख़त्म। और जो इनके मरने का वक्त है वो है शाम 7, साढ़े 7 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान, यानी 2.5 घंटे के दौरान में ही ये सारे पक्षियाँ, सारे परिंदे सामूहिक रूप से सुसाइड करते हैं। अब कैसे करते हैं और सुसाइड क्यों, इसके पीछे भी लोगों ने जानना चाहा। तो उसमें ये हुआ कि अचानक, अच्छा ये गांव ऐसा है, यहाँ पे एक तो ऊंचाई पर है, धुंध है काफ़ी, बादल काफ़ी नीचे हैं, शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, तो लोग जल्दी सो जाते हैं। और वो जब सुबह सुबह उठते हैं, गाँव में आमतौर पर लोग बहुत जल्दी उठते हैं, तो हैरान हो जाते हैं उनके घर के आसपास पूरी घाटी में, किनारे पे, सड़क पे, गलियों में, पेड़ों के नीचे सैकड़ों हज़ारों पक्षियों की लाशें पड़ी होती, मुर्दा, और वो सभी घायल होते। तो अब ऐसा क्यों? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले ये था कि यहाँ पे भूत प्रेत का साया लोग मानने लगे उस इलाके के, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब 60s के बाद ये कहानी सामने आई और फिर लोगों का ध्यान गया, सैलानियों की तादाद बढ़ी वहाँ पहुँचने के लिए, तो फिर कुछ चीज़ें अलग अलग वक्त में की गई और कुछ कुछ चीज़ें आई कि इनकी मौत के पीछे की असली कहानी क्या है। एक कहानी ये आई कि चूँकि मानसून के बाद, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे जो ये परिंदे और पक्षी हैं, ये 40 तरह के अलग अलग थे, कुछ तो बाहर से आते थे ये। और ये भी एक मशहूर है कि जो एक बार जतिंगा वैली में बाहर से पक्षी आ गया वो ज़िंदा कभी लौटकर वापस अपने घर नहीं गया, यहीं दम तोड़ देता है। तो करीब 40 अलग अलग तरह के पक्षी, परिंदे। तो बताया ये गया कि जब मानसून के बाद अचानक, एक तो वहाँ बारिश बहुत होती है, धुंध गहरा होता है, और जब ये इनके घर अपने घोंसलों में लौटने का टाइम होता है, उसी वक्त एक तेज़ बारिश होती है, जब भी घंघोर बादल होता है, और अगर कहीं से दूर से कोई रोशनी की किरण इन परिंदों को दिखाई दे जाती है, चाहे वो गांव में या किसी सर्किट हाउस या किसी की लगी हुई है,
और तेज़ हवाएं चलती हैं। तो तेज़ हवाओं में, और ये जितने भी परिंदे और पक्षी हैं ये बहुत कम उम्र के होते हैं, मतलब बहुत वज़नी और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, जो सारा रिसर्च किया गया है। तो तेज़ हवाओं की वजह से उनका रास्ता रुख मुड़ जाता है, उनके रास्तों का, उनके अपनी घोंसलों की तरफ। दूसरा, जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से उनके पंख और सारी चीज़ें इतने गीले हो जाते हैं कि वो ठीक से पूरी तरह से उड़ान नहीं भर पाते। तो एक हवाओं की वजह से इनके रास्ता भटकना, हवाएं इनका रुख मोड़ देती। दूसरा, बारिश की वजह से इनका भीग जाना, जिसकी वजह से उड़ान में पाबंदी। और तीसरा, रोशनी को देखकर रोशनी की तरफ इनका खींचे चले जाना। और ये सारी चीज़ें इनके मौत के मुंह में ले जाती है। वो इस वजह से कि इस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा जो जंगल है और वो बाँस की खेती है, कटीले बाँस होते हैं और ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो जब ये रास्ता भटकते हैं, परवाज़ इनकी ऊंची नहीं होती, उड़ान ऊंची नहीं होती, क्योंकि भीगे हुए हैं और इसलिए उड़ान पे असर पड़ता है। और हवाएं तेज़ हैं, इनका रुख पलट रही हैं। तो ये सारे रोशनी की तरफ खींचने जाने के चक्कर में रास्ते में पड़ने वाले उन कटीले बाँसों से टकरा जाते, और टकराने की वजह से चोट लगती, लहूलुहान होते और फिर इनकी मौत हो जाती। और चूँकि ये एक साथ झुंड में होते तो झुंड में ही ये लोग टकराते। तो पहली चीज़, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये सामने आई कि दरअसल ये मास सुसाइड नहीं है, बल्कि एक हादसा है। दूसरी चीज़, एक डॉक्टर मिस्टर वीके सेन थे, भारत से, मिस्टर डॉक्टर सेन गुप्ता, ये एक्सपर्ट्स थे और फेमस, मतलब पक्षी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर सेन गुप्ता। इनको भारत सरकार ने, जब ये सारी चीज़ें उठ रही थी, तो उनको भेजा, आप जाकर इन्वेस्टिगेट कीजिए और सच्चाई पता कीजिए कि इतनी बड़ी तादाद में ये परिंदे क्यों मर रहे हैं, ख़ुदकुशी कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे सेन गुप्ता पहुँचे, उन्होंने पूरा स्टडी किया, काफ़ी वक्त तक रहे, सारी चीज़ें देखी। तो उन्होंने दो चीज़ें बताई थी। उन्होंने एक बताया कि इन मौतों के पीछे वहाँ के मौसम का एक तो हाथ है। मौसम का मतलब ये कि अचानक बहुत तेज़ रफ्तार से हवा बहना, और उस हवा तेज़ चलने की वजह से परिंदों का रुख मुड़ जाता था, घोंसले की तरफ वो रास्ता अपना भटक जाते। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई, वो बताई कि यहाँ पे कुछ चुंबकीय शक्तियाँ भी हैं, मैग्नेट, जो हल्के वज़न के कमज़ोर ऐसे पक्षियों को अपनी तरफ खींचते, और उस खिंचाव की वजह से ये लोग उस कटीले बाँसों से जाकर टकराते और इनकी मौत हो जाती। तो ये बात सिर्फ हवा में नहीं थी कि ये मास तौर पर इतने बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से परिंदे खुदकुशी कर रहे हैं, बल्कि इन चीज़ों को सरकार ने अपने लेवल पे भी लिया और इसकी जांच कराई। डॉक्टर सेन गुप्ता को इसीलिए भेजा गया था क्योंकि बाकी बहुत सारे विदेशी जो एक्सपर्ट हैं वो भी आए, उन्होंने देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर सेन गुप्ता की राय ये थी, मौसम और चुंबकीय शक्ति इस इलाके की। जो बाकी लोगों की राय थी वो यही राय थी। लगभग एक चीज़ कॉमन आई थी, वो ये कि मानसून के बाद जिस तरीके से मौसम वहाँ बदलता है, तेज़ हवाएं चलती हैं अचानक। बारिश के दौरान तेज़ हवाएं नहीं चलती, लेकिन जब बारिश ख़त्म होती है तो उसके बाद बहुत तेज़ हवाएं, और कोहरा घना, रोशनी की तरफ परिंदों का खिंच जाना, और कटीले बाँस का वहाँ पे पैदाइश, वहाँ पे जो पूरे खेत में वो बाँस उगता है, उनसे जाकर टकरा जाना। ये सारी चीज़ें मिलकर इस इलाके को एक तरह से परिंदों का कब्रगाह बना दिया, परिंदों का शमशान बना दिया। और इसीलिए उनका ये मानना है कि एक हादसा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे झुंड के झुंड सुसाइड करने के लिए आते हैं। अब वहीं पे फिर मैं अपनी शुरू की बात आप पे आऊँगा कि इंसान कर सकता है, लेकिन परिंदे और जानवरों के अंदर क्या खुदकुशी की सोच होती है, इसको लेके अभी तक बातें बटी हुई हैं। जो मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जानवरों के अंदर ऐसी कोई सोच नहीं है। कुछ का कहना है कि अभी जानवरों के दिमाग को पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा पाया, जिस वजह से ये कहा जा सके कि जानवर सुसाइड नहीं कर सकते, ऐसा हकीकत में है, क्योंकि अभी ये इस मामले में कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जतिंगा वैली की इस रहस्य का मतलब एक ऐसा जवाब जिसे सभी संतुष्ट हों, खास के वहाँ के लोग, अभी तक नहीं मिला है। अब भी उनका मानना है कि कुछ ना कुछ यहाँ होता है, कुछ शक्तियाँ हैं जो इनको एक साथ यहाँ पे लाती हैं। कुछ का मानना है कि परिंदे यहाँ आते ही इसलिए है क्योंकि उन्हें खुदकुशी करना होता और मौत को गले लगाना होता, और इसलिए वो इस वैली में आते हैं। और यही वजह है कि जो बाहर से जितने भी आए हैं वो कभी लौट कर यहाँ से गए नहीं हैं। तो कभी मौका मिले तो आप भी होकर आइए, कम से कम इसकी खूबसूरती के लिए, इसको देखने के लिए, क्योंकि ये जो जगह है
गुवाहाटी से ज़्यादा दूर नहीं, करीब 350 किलोमीटर दूर है। तो आप वहाँ से, बल्कि गुवाहाटी से आपको जाना पड़ेगा हाफलॉन्ग, वहाँ बस भी है और ट्रेन भी है, फिर यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। तो करीब 350 किलोमीटर की बात है गुवाहाटी से। और वहाँ जाके अगर गुवाहाटी से अपने बहुत सारे फैमिली के मेम्बर हैं, उनको इस जतिंगा वैली के बारे में और कोई जानकारी हो तो ज़रूर बताएं, ताकि मैं बाकी लोगों के सामने रखूं। और आपको भी कोई जानकारी हो तो बताइए, और जो लोग गए हैं, देखा है, वो भी अपनी ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन चलने से पहले कुछ लोगों की फरमाइश। एक अजय लालावत साहब हैं और आज इनका बर्थडे है, तो अजय लालावत साहब हैप्पी बर्थडे पूरी फैमिली की तरफ से। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, जन्मदिन मुबारक हो आपको। इसके अलावा संकल्प पांडे हैं, मनीषा ढाका हैं, ये मेहरानगढ़ दुखांतिका 2008 के बारे में जानना चाहते हैं। राजकुमार भाटी हैं, ब्रूसली की कहानी सुनना चाहते हैं, पता नहीं शायद सुनाया नहीं है मैंने, चलिए सुनाता हूँ। यासीन देसाई हैं और यूके में हैं, बहुत सारा प्यार भेजा है यासीन भाई, थैंक यू वेरी मच। कभी आऊँगा तो ज़रूर आपसे मिलूँगा। उत्कर्षा सिंह शिकारवर हैं। इसके अलावा चंद्रभान सिंह, सुरेंद्र मनेरिया है। सुखा कला की स्टोरी सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये मैंने पंजाब के जो ये मामला है मैंने सुनाया है, एक बार मैं रिकन्फर्म कर लूँगा, क्योंकि कई लोगों ने कहा था सुखा ख्यालों की स्टोरी सुनाने के लिए, पर शायद मैंने सुनाई है। इसके अलावा अक्षय निमाने हैं और इंडिया गेट बचाने की इन्होंने कहानी सुनी थी। स्वप्नील हैं, एनी हैं, और थैंक यू आप लोगों के दुआओं के लिए, कोरोना के और टेस्टिंग के, और विनोद शिकारपुरी के लिए बहुत सारे लोगों ने मेल लिखा है। फूल सिंह डागर हैं। इसके अलावा मोनू सिंह हैं, गुरवंत चौधरी हैं, राकेश रंजन हैं, शिखर ठिंड हैं, राहुल रौतेला हैं, सुदीप राय हैं, सूरज महादिक हैं, निमेश इसवार हैं। हाँ, इन्होंने एक मेल लिखा था, मैं एक दिन उस दिन कहानी में जो मैं उत्तराखंड के बाबा की सुना रहा था, तो मैंने एक जगह पे जो नाम लिखा था, बोला था, इनकी शिकायत है, वो मैंने कहा था कि साई राम मैंने नाम लिया था, जबकि वो कोई और हैं, और ये नारायण साईं थे जो आसाराम बापू के बेटे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको मेल भी लिखा था, दिल से सॉरी, गलती से वो निकल गया और होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों मामले बड़े अलग अलग थे। इसके अलावा कार्तिक सिंह हैं, आशीष कुमार हैं, सिंह विभू हैं, सौरभ सिंह हैं, विकास सक्सेना हैं, जयदेव सिंह अवाना हैं, जगदीश भारत हैं, जोशी अंकित हैं। बाकी आप लोगों की भी जो सारी कहानियां हैं वो सब लिस्ट में तैयार है, जैसे जैसे बारी आएगी ज़रूर सुनाऊंगा। तो आज कहानी में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। आज बहुत सारे और भी काम हैं, तो वो ज़रा निपटा लूँ, क्योंकि टेस्ट के बाद ज़रा 2 दिन तक बाकी काम से दूर था कि पहले रिपोर्ट आ जाए। अब रिपोर्ट निगेटिव है तो बाकी काम भी कर लिया जाए। तो कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।